Hello everyone and welcome to Fantasy Medicos. In today's video we are going to talk about another disease related to heart, that is aortic aneurysm. आसान भाषा में अगर समझें तो एरोटिक एन्यूरिज्म का मतलब होता है जब भी कभी हमारी एओर्टा की जो वॉल होती है, एओर्टा की वॉल में अगर किसी भी तरह से किसी भी स्थान से वो फूल जाए बलून के जैसे। आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके एओर्टा की वॉल है, एओर्टा मतलब हमारी जो वेसल है, आयोटा एक प्रकार की ब्लड वेसल है ना, जो हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। अगर उस बड़ी सी वेसल में कहीं से भी कमज़ोर होने की वजह से वो फूल जाए, ऐसे करके फूल गई, ठीक है, तो इस पार्ट को, फूले हुए पार्ट को हम एन्यूरिज्म कह देते हैं। सिंपल है। तो एन्यूरिज्म क्या होता है? एरोटिक एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म क्या होता है? किसी भी ब्लड वेसल का फूल जाना। एरोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है? कि एओर्टा की वॉल का फूल जाना। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एरोटिक एन्यूरिज्म इज़ एन इनलार्जमेंट या फिर डायलेशन ऑफ एओर्टा। एन्यूरिज्म मे बी एनीवेयर अलॉन्ग विद द एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है हम आगे अभी समझेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसकी कॉजेज़ के ऊपर। तो कॉजेज़ में आता है सबसे पहले टोबैको यूज़। अगर आप टोबैको का यूज़ कर रहे हो, टोबैको का यूज़ इन द सेंस मोर फ्रिक्वेंटली, टोबैको यूज़ में होता है निकोटीन एंड स्मोकिंग का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इन कारणों की वजह से आपके जो एओर्टा की वेसल है, जिसको हम ब्लड वेसल भी कह सकते हैं या फिर हम एओर्टा का वॉल भी कह सकते हैं, एओर्टा की जो वॉल है उसमें आ जाएगी वीकनिंग, ओके। और ये कमज़ोर होने की वजह से इसमें बल्जिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, बल्जिंग चांसेस इंक्रीजेस। और जब बल्जिंग के चांसेस बढ़ेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एन्यूरिज्म हो जाएगा। दैट लीड्स टू एन्यूरिज्म, ओके। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। अगर हाइपरटेंशन है, देखो सेकंड पॉइंट ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहला टोबैको यूज़ है, फिर दूसरा हाइपरटेंशन है। तो अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी मैंने बताया है कि कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन अगर बना हुआ है, मतलब आपकी खून की नलियों से लगातार बहुत तेज़ी से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन भी आपको क्या करवाएगा? आपकी वेसल्स की वीकनिंग करवाएगा, और वेसल्स की वीकनिंग फर्दर आपकी एन्यूरिज्म कॉज कर देंगी। सिंपल है ये भी। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री किस चीज़ की है? फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, या फिर डायबिटीज़ की है, या फिर आपको फैमिली हिस्ट्री है इनहेरिटेड वीक कनेक्टिव टिश्यू की, तो इन कंडीशन से भी आपको फर्दर लीड हो जाएगा एन्यूरिज्म। इनहेरिटेड वीक कनेक्टिव टिश्यू की कंडीशन में भी हमें एन्यूरिज्म्स हो जाते हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है। एज में लिखते हैं 65 या इससे ओल्डर आप हो गए हो तो एज फैक्टर में अगर आप 65 साल के ऊपर हो गए हो, है ना, तो इस कंडीशन में भी आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड की वेसल्स हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स की वीकनिंग होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और साथ ही इनके अंदर की जो इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है, और इन दोनों के कम होने की वजह से इसके बल्जिंग के चांसेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं, जिससे एन्यूरिज्म हो जाएगा। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में मेल्स आर मोर प्रोमिनेंट फॉर एन्यूरिज्म्स। मेनली माना जाता है, एग्जैक्टली रीज़न तो अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, बट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रेस फैक्टर, लाइफ स्टाइल, ये सब इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट आपका था हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड लेवल। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फैट डिपोजिशन के चांसेस बढ़ेंगे, फैट डिपोजिशन होगा वेसल्स में। इससे क्या होगा? जो आपकी वेसल्स हैं, वेसल्स की वीकनेस होगी, है ना, और वेसल्स की वीकनेस की वजह से एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन्यूरिज्म। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन्यूरिज्म में आप दो तीन चीज़ें देख रहे होगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है थोरेसिक एन्यूरिज्म। देखो, आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं थोरेसिक एन्यूरिज्म के क्या लक्षण हैं, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के क्या लक्षण हैं, रप्चरिंग एन्यूरिज्म के क्या लक्षण हैं। तो अभी तक तो हमने एन्यूरिज्म को समझा। एन्यूरिज्म मतलब होता है ब्लड वेसल्स का मोटा हो जाना, है ना,
उनकी वॉल्स का थिक हो जाना, उसको एन्यूरिज्म बोला। थोरेसिक एन्यूरिज्म और एब्डोमिनल एन्यूरिज्म क्या होता है एरोटिक एन्यूरिज्म के केस में। ध्यान से देखो, इस डायग्राम को आप देखो तो समझ में आएगा। एक्चुअली जो एओर्टा होता है, एओर्टा आपकी एक बड़ी सी ब्लड वेसल है जो हार्ट से निकलती है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। इतनी चीज़ क्लियर है सबको? एओर्टा एक बड़ी सी ब्लड वेसल है जो हार्ट से निकलती है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। अब ये जो पार्ट निकल रहा है एओर्टा का, ये आपका कौन सी रीजन में है? ये आपका थोरैसिक रीजन में है, चेस्ट रीजन में है, ठीक, ये थोरैसिक रीजन में है। जबकि जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका कहाँ पर है? एब्डोमेन में है, ये एब्डोमेन में है, देखो लिखा हुआ है एब्डोमेन में, ठीक। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल एब्डोमिनल एओर्टा, जो एब्डोमेन में है वो नॉर्मल एब्डोमिनल एओर्टा बोला गया। अगर इसी में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, अगर इस नॉर्मल एओर्टा में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया फर्दर कि ये एब्डोमिनल एओर्टा था बट किसी कारण से इसमें देखो बल्जिंग आ गई और इस बल्जिंग की वजह से ये फूल्स आ गया, आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट फूला हुआ दिख रहा है इसको हमने कह दिया कि पेशेंट को क्या हो गया है? एब्डोमिनल एन्यूरिज्म हो गया है, ऊपर लिखा हुआ है। तो इस बल्जिंग को हमने कह दिया एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। क्यों बोला एब्डोमिनल एन्यूरिज्म? क्योंकि जो बल्जिंग है वो एब्डोमिनल एओर्टा में आई है। अगर सेम बल्जिंग हमारी थोरैसिक रीजन वाले एओर्टा में आ जाए तो उसको हम कह देंगे थोरैसिक एन्यूरिज्म। समझ आया? तो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एओर्टा, कि एओर्टा के किस पार्ट में बल्जिंग आ रही है, हम उसका नाम दे देते हैं। तीसरा दिया हुआ है रप्चरिंग एन्यूरिज्म। अगर किसी कारणवश यहाँ पर जो वेसल है ये फूलती ही जा रही है, एक्सपेंड करती जा रही है, एक्सपेंड करती जा रही है, रुक नहीं रही, एक्सपेंड होती जा रही है और एक टाइम आया कि ये फट गई, रप्चर कर गई, तो इसको हमने कह दिया कि ये हो गया अब रप्चरिंग एन्यूरिज्म। क्लियर? इसको कह देते हैं हम लोग रप्चरिंग एन्यूरिज्म। अब यहीं पर इसके लक्षण लिखे हुए हैं कि अगर थोरैसिक एन्यूरिज्म है, अगर टीए है थोरैसिक एन्यूरिज्म, तो आपको लक्षण क्या दिखेंगे? पहले लिखते हैं डिसपनिया दिखेगा। डिसपनिया मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में दर्द महसूस होना, है ना, सांस लेने में तकलीफ होना या दर्द होना। साइनोसिस देखने को मिलता है। साइनोसिस मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूइनेस आ जाए, बॉडी में ब्लूनेस शुरू हो जाती है आनी, है ना, उसको साइनोसिस कहते हैं। सिनकोप देखने को मिलेगा। सिनकोप मतलब होता है कि आप बेहोश हो गए हैं और उसके बाद कुछ समय बाद अपने आप से होश में आ गए, उसको सिनकोप कहते हैं। एंड दैट में ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू पार्शियल ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम हो गई इसलिए आप बेहोश हो गए, पर जब ब्लड सप्लाई मेंटेन हुई तो आप जाग गए, है ना। होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाती है थोरैसिक एन्यूरिज्म के केस में। एब्डोमिनल एन्यूरिज्म में देखने को मिलता है एब्डोमेन में पेन होगा, एब्डोमेन में टेंडरनेस होगी। देखो यहाँ पर पेन और टेंडरनेस दोनों है, पेन और टेंडरनेस दोनों है। इसका मतलब हमें समझना है कि नॉर्मल पेट का दर्द कैसा होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। हम जब पेन और टेंडरनेस क्या होता है पहले तो ये जानो। पेन मतलब होता है कि नॉर्मली आपको दर्द हो रहा है, बट टेंडरनेस क्या होता है कि जब हम ऊपर से टच करें किसी चीज़, किसी ऑर्गन को हम ऊपर से टच करें, उस पर प्रेशर दें और तब दर्द महसूस हो, उसको टेंडरनेस कहते हैं। तो नॉर्मली जब आपको पेट दर्द होता है तो उसको हम पेन कहते हैं कि एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। लेकिन जब कभी हम आपके पेट को ऊपर से टच कर रहे हो तब आप बता रहे हो कि हाँ सर टच कर रहे हो तो दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। तो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के केस में आपको पेन और टेंडरनेस दोनों देखने को मिलती हैं। फिर अगला लिखते हैं सिस्टोलिक ब्रूट ओवर द एओर्टा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, सिस्टोलिक ब्रूट ओवर द एओर्टा। इसका मतलब होता है कि जब हम स्टेथोस्कोप लगा करके ऊपर से सुनते हैं पेट में, तो पेट के ऊपर से थोड़ा सा जैसे मक्खी नहीं भिनभिनाती है, वैसे भिनभिनाहट जैसी आवाज़ आती है। टिपिकल साउंड होता है, इसको सिस्टोलिक ब्रूट कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो पेट के अंदर, वैसी आवाज़ आती है। मास अबव द अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस के ऊपर, नाभि के ऊपर एक गांठ जैसी भी महसूस होती है। तो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म को नॉर्मल एब्डोमिनल पेन से हमें कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ टिपिकल लक्षण हैं जो हमें जानने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रप्चरिंग एन्यूरिज्म की। अब तो रप्चर कर गया है, अब जब एन्यूरिज्म रप्चर कर गया इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, यानी ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से आपको कंडीशन देखने को मिलती है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, है ना। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का कम हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया।
लेकिन टैकीकार्डिया होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना। हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है, हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन की बात नहीं हो रही है, आपके सामने लिखा है हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जिस वेसल के अंदर खून बहता है वो वेसल तो फट गई है। इस वेसल के अंदर जो खून बह रहा था ये वेसल फट गई है, यानी ब्लड अब रिसाव शुरू हो गया बाहर की ओर, और इसके अंदर का जो भी प्रेशर है वो कम हो गया है। तो इसको हमने कह दिया कि पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है, हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। पेट में इसमें भी दर्द होगा। ठीक है, फिर इसमें शॉक जैसी कंडीशन भी आएगी, और हेमेटोमा एट द फ्लैंक रीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्लैंक मतलब होता है जो आपके चेस्ट की साइड का एरिया होता है, इसको फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशल सिम्टम आपको देखने को मिलता है कि ब्लड खून के थक्के फ्लैंक एरिया में देखने को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं हेमेटोमा ओवर द फ्लैंक रीजन। ठीक है, तो एनोरिज्म को जानने का तरीका आपको मैंने समझाया कि अगर एब्डोमिनल एनोरिज्म तो क्या लक्षण दिखेंगे, थोरेसिक एनोरिज्म है तो क्या लक्षण दिखेंगे, और अगर एनोरिज्म अंदर ही अंदर रप्चर कर गया है तो हमें क्या लक्षण दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन एसेस करना होगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, एसेस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। उसके बाद हमें देखना होगा कि एसेस द पेरिफेरल पल्स, पल्स कितनी चल रही है, टेम्परेचर क्या है, कलर क्या है, कैपिलरी रिफिल क्या है। कैपिलरी रिफिल मतलब होता है CR, मतलब आप जब अपने फिंगर टिप्स के नेल्स को प्रेस करेंगे तो उनको प्रेस करके छोड़ेंगे, देखेंगे हम कि कितनी देर में वो रेड हो रहे हैं, 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स। नॉर्मल CR हमारा 2 to 3 सेकेंड्स ही होता है। अगर ज़्यादा देर हो रही है तो इसका मतलब हमें समझना है कि अंदर कोई ना कोई एनोरिज्म है जो टिपिकल स्टेज पर पहुंच चुका है। वाइटल साइंस हम लोग देखेंगे, उनको मॉनिटर करना होगा। इसके बाद मॉनिटर द साइंस ऑफ एनोरिज्म रप्चर, जो मैंने ऊपर बताया है ना, कि एनोरिज्म रप्चर कर गया है कि नहीं कर गया, ये हमें देखना होगा। जैसे सीवियर एब्डोमिनल पेन शुरू हो गया हो, जैसे हाइपोटेंशन आ गया हो, पेशेंट शॉक में जा रहा हो, तो ये सब रप्चर्ड एनोरिज्म के लक्षण होते हैं। एडमिनिस्टर द मेडिसिन, नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर द मेडिसिन, है ना, मेडिकेशंस देने होंगे हमें, जो भी फार्मेकोलॉजिकल मेडिसिन बताई हैं डॉक्टर्स ने वो हम प्रेफर करेंगे। प्रिपेयर क्लाइंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, आपको अपने जो पेशेंट है उसको पहले से ही बता के रखना पड़ेगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी सर्जरी भी करवाएंगे। ठीक है, और इम्प्लीमेंट द पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस, कि अगर ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी होगी। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस में मेन लिया जाता है, जैसे आप पेन कैसे कंट्रोल करोगे, है ना, पेन कंट्रोल, इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करोगे, ये सब पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सैनिटाइजेशन कैसे मेंटेन करोगे आप, है ना। फिर उसके बाद हमें पेशेंट की कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग, वाइटल साइंस को देखना पड़ता है, BP को मेंटेन रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें किसी भी अगर सर्जिकल केस हुआ है एन्यूरिज्म का तो उसके बाद हमें ये सब पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस पर ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है ट्रीटमेंट है कि एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सिंपली सबसे पहले लिखते हैं कि आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दो। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो गया है तो रप्चर के केस में मेडिकेशंस काम नहीं आती हैं। रप्चर के केस में हमें पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशंस पर ही भेजना होता है, क्योंकि रप्चर हो गया तो वहाँ पर हाइपर टेंशन नहीं, वहाँ तो हाइपोटेंशन की कंडीशन आ गई है। ब्लड अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो के ब्लड एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, दैट मे लीड्स टू मोर सीवियर एंड फर्दर मे ऑल्सो लीड्स टू डेथ। ठीक है, तो इस हेमेटोमा को हमें निकालना पड़ता है। रप्चर के केस में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, पर नॉर्मली एन्यूरिज्म्स हैं अगर, और अगर नॉर्मली एन्यूरिज्म अगर डिटेक्ट हो गया अर्ली स्टेज में तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से उनको ट्रीट करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बेसिकली हमारे बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स मेनली आ जाएंगे हमारे। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जैसे आपके आ जाएंगे प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, कार्विडेलॉल, बिसोप्रोलॉल। और ACE इनहिबिटर्स में हमारे मेनली आ जाते हैं जैसे आपके हो गए कैटोप्रिल, इनैलाप्रिल, लिटिनोप्रिल, रेमिप्रिल, है ना, पेरेंडोप्रिल, ये सब मेडिसिन आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो हम बेसिकली इसमें ग्राफ्टिंग प्रेफर करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, जैसे अगर कोई भी एनोरिज्म है तो इतने पार्ट्स को हटा करके हम इन वेसल्स को
जो वापस से इनको जोड़ देते हैं ना, तो इसको हम लोग वेसल ग्राफ्टिंग के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो एनोरिज्म इतने एरिया में था, हमने उसको हटा दिया, इन वेसल्स को आपस में जोड़ दिया, इसको बोल दिया गया वेसल ग्राफ्टिंग। थोरेसिक एनोरिज्म में थोरेकोटॉमी भी करी जाती है। ठीक है, अगर थोरेसिक एनोरिज्म है तो उसमें थोरेकोटॉमी भी करी जाती है। थोरेकोटॉमी प्रोसीजर क्या होता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं थोरेकोटॉमी के वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, एरोटिक एनोरिज्म में मेनली आपको सर्जिकल इंटरवेंशंस पर ही जाना होता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेना होता है, बस ये लक्षण हमें याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एरोटिक एनोरिज्म। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच।